हम लेके आए हैं भाई अपना बहुत ही आसान चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल, जो आप स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ चुके हो पहले। जो बंदा अपने पॉलिनोमियल को बर्बाद कर देता है ऐसी वैल्यू कि जिसको मैं पॉलिनोमियल डालूं और पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझो यहाँ पर 3 था सर, तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका अपने पास है, स्प्लिटिंग द मिडिल। दो मेन फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या हाल चाल है दोस्तों, कैसी चल रही है भैया मैथ्स की पढ़ाई। मैं करण चौहान एमजे एजुकेशन से वापस आ चुका हूं आप लोगों के रिवीजन लेक्चर सीरीज को लेके, ठीक है। वन शॉट रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं अपने। आज हम लेके आए हैं भाई अपना बहुत ही आसान चैप्टर नंबर 2 विच इज पॉलिनोमियल, जो आप स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ चुके हो पहले ठीक है। अब 9th में जितना चैप्टर लेंथी था 10th में सर उससे आधा है, आधा भी नहीं बोल सकते, उससे भी कम है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है। पहली वाली एक्सरसाइज ग्राफ वाली अपन गिनते नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, ठीक है। तो सेकंड एक्सरसाइज है, बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा क्योंकि इसका एक 3 मार्क का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, ठीक है। जो आप लोगों को शायद आइडिया भी होगा, वो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली चीज, जो बहुत सारी अपन बोर्ड की प्री बोर्ड के पहले डिस्कशन करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपने देखा होगा, पीवाईक्यूज में आपने देखा होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चीज है कि ये जो क्वेश्चन होगा रिलेशन वाला, वो आपकी एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। चलो तो अपन शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल जानने से पहले अपने को उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि पॉलिनोमियल कहाँ से आया है, ठीक है। हम इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक लेक्चर में आपके इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे। फिर चाहे वो जीरोस कैसे फाइंड करना हो, रिलेशन क्या हो, उसके कुछ आइडेंटिटीज यूज होती है स्टैंडर्ड मैथ्स में, ठीक है। इसके रिलेटेड भी केस स्टडी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। अपना सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल तो बात की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई अलजेब्रा क्या चीज है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये दो चीजें फॉर्म हो जाए, दो चीजें साथ में मिल जाए, सर कौन सी दो चीजें, ठीक है, ये कपल है चीजों का, सर कौन सी दो चीजों का, तो ये दो चीजें है हमारे पास, एक तो है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल, ठीक है। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा, और कुछ नहीं है, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब इसको कंबाइन कैसे किया जाता है, तो कंबाइन करने के लिए अपन प्लस यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, मल्टीप्लाई यूज करते हैं, डिवीजन यूज करते हैं, अपने फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज करता है, ठीक है। अब सर पहली चीज तो हमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सर कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यूज, है ना। आपकी लाइफ में भी आपके कुछ कांस्टेंट्स हो गए कि नहीं भाई हमारे जीवन में ये लोग होने चाहिए कि जो दुनिया में कुछ भी हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, कांस्टेंट, के जो अपने साथ हमेशा रहता है, ठीक है। वो लाइफ के पर्सपेक्टिव से। अपन अगर अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से देखें तो कांस्टेंट का मतलब होगा वैल्यूज, कि जो कभी भी अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाएगा, कांस्टेंट बोला जाएगा। और फिक्स्ड वैल्यू होती है उनकी, और जनरली क्या फिक्स्ड वैल्यूज कांस्टेंट में अपन यूज करते हैं रियल नंबर्स। दुनिया के जितने भी नंबर्स है वो सारे इसके सारे किस में इंक्लूड होते हैं भैया, कांस्टेंट में इंक्लूड होता है। दूसरी चीज है वेरिएबल। वेरिएबल इसका टोटली उल्टा है, टोटली अपोजिट बनता है, ठीक है। ये अननोन वैल्यू होती है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होगा भैया, अननोन वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो हमें पता है नहीं, जो एक चेंज होती रहती है, ठीक है। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान चीजें बदल सकती है, ठीक है। आप एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू अलग अलग ले सकते हो। और वेरिएबल्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अल्फाबेट से, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है। पूरी एबीसीडी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स पता होना चाहिए पहली चीज। कांस्टेंट यानी कि नंबर्स, वेरिएबल्स यानी कि अपनी जो अल्फाबेट्स होते हैं वो। अब अपने को नंबर्स और अल्फाबेट दोनों चीजों को कंबाइन भी तो करना पड़ेगा। वो कंबाइन हम किससे करते हैं, अपने फंडामेंटल ऑपरेशन से करते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है। जैसे कि समझो अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लिख के देखता हूँ,
कि समझो मैं बात करता हूं 2x प्लस 3y माइनस 4z, बोलो क्या इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा सर। इसमें हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है। आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो, 1/2x² माइनस 7z³, तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। √2x माइनस 3√y प्लस 72, तो ये भी हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं बात करूं 5x² माइनस 7x प्लस 6, तो ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कंसीडर किए जाते हैं कि इसमें हमारे पास मेनली क्या चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए सर। ठीक है, अपनी ये जो लव स्टोरी बन रही है वेरिएबल और कांस्टेंट की, बीच में अपने ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स जो है वो भी काम आता है। तो इस लव स्टोरी में सर 2 मेन कैरेक्टर है। कौन कौन है? पहला कैरेक्टर कौन है अपना? हीरोइन, कांस्टेंट है। हीरो अपना कौन है? वेरिएबल है। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में अपना जो मेन फोकस रहेगा वो वेरिएबल्स के ऊपर रहेगा, कांस्टेंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है नहीं। ठीक है, हीरोइन भी तेल लेना भाई, इसके ऊपर अपन ज्यादा देखेंगे नहीं। ठीक है, अपना जो भी चैप्टर होगा वो रिलेट किससे करेगा? वेरिएबल से रिलेट करेगा, क्योंकि सीधी बात है सर, वेरिएबल चेंज होता है तो ही, वेरिएबल की वैल्यू अगर चेंज होती है तो ही पूरे पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा बेड़ा पार हो सकता है, या तो फिर उसका बेड़ा गर्क हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहता है? वेरिएबल के ऊपर। कांस्टेंट से ज्यादा उसका डिपेंडेंसी रहता है वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो ये अपनी कहानी का हीरो है, वेरिएबल। ठीक है, चलो तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए क्या क्या चीजें होती है? कांस्टेंट होती है, वेरिएबल्स होता है, बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये अपने दोस्त लोग है भैया। ठीक है, अपने फंडामेंटल ऑपरेशन है, इसका यूज करते हैं अपन। अब हर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल बोला जाता है? नहीं, हर राह चलते इंसान को अपन पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। समझो अगर आपको देश का पीएम बनना है तो क्या अपन किसी भी बंदे को उठा के बना देंगे कि आजा आ भाई आजा आजा तू पीएम बना देंगे? नहीं सर, पीएम बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई आपके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप बन सकते हो। तो सेम चीज पॉलिनोमियल्स के लिए भी है। अगर आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर कुछ ऐसे पावर होनी चाहिए भैया। कैसी पावर होनी चाहिए? पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, होल नंबर वाली पावर होनी चाहिए, मतलब कि सॉरी होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर वाली पावर होनी चाहिए। ठीक है, पावर नेचुरल होनी चाहिए ना, वो इंजेक्शन स्टीरॉयड वाली नहीं चलेगी भैया। ठीक है, तो अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल में तो आपको इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी। क्या है चीज भाई? बड़ी आसान है, देखो समझ लो। पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पावर की बात कर रहा हूं। पावर यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर्स करके 8 में चैप्टर आता है, जो अपन x² लिखते तो ऊपर जो 2 लिखा होता है उसे पावर बोलते हैं। सो पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। कैसा नंबर होना चाहिए भैया? नेचुरल नंबर। सर नेचुरल नंबर अपन चैप्टर 1 में पढ़े हैं, 0 थोड़ी आएगा नेचुरल नंबर में सर। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, और वो नंबर कहां पर होना चाहिए सर? पावर में होना चाहिए। किसकी पावर में होना चाहिए? वेरिएबल की पावर में। ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर अपना वेरिएबल जो है उसकी पावर नेचुरल है तभी उसे क्या बोल सकते हैं अपन? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, वरना पॉलिनोमियल बोला जाएगा नहीं। ठीक है, ये पहली चीज है कि अगर अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उन सारे वेरिएबल्स की पावर कैसे मिलती है अपने को? नेचुरल नंबर मिलती है, तभी जाके हम उसे क्या बोल सकते हैं भैया? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, वरना पॉलिनोमियल बोला जाएगा नहीं। समझो, एज एन एग्जांपल समझो, मैं यहां पर लिखता हूं x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं? पहली चीज ये बताते हैं। तो सर इसमें हमारे पास वेरिएबल है सर, बिल्कुल है। ये रहा x, ये रहा x, और किसी के ऊपर फिर फोकस ही नहीं करना अपने को, सब तेल लेने जाए बाढ़ में जाए भैया। अच्छा, इस x की पावर जो है सर वो है 2, विच इज अ नेचुरल नंबर। यहां पर जो x है उसकी पावर क्या है? 1, वो भी नेचुरल नंबर है। तो अपने जो दोनों वेरिएबल्स है उनकी पावर क्या मिल रही है अपने को? नेचुरल नंबर। तो हम इसे बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर है भैया? तो पॉलिनोमियल बोलने के लिए अपने को क्या चाहिए? पावर चाहिए। किसकी पावर चाहिए? वेरिएबल की। और कैसे होनी चाहिए? तो सर वो जो पावर है वो पावर होनी चाहिए नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर है तभी पॉलिनोमियल बोलेंगे, वरना बोलेंगे नहीं। समझो अगर मैं आपको ऐसा कुछ देता हूं क्वेश्चन, 2x² माइनस √x प्लस 7,
सर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि पावर फ्रैक्शन में है, 1/2 होती है, ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो ऐसा लिखा जाएगा 2x² माइनस एक्स की पावर 1/2, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस 7। तो यहाँ पर जो अपना वेरिएबल है सर एक्स, उसकी पावर 2 है, पर इस वाला एक्स की पावर क्या है 1/2। 1/2 को नेचुरल नंबर में काउंट अपन नहीं करते हैं, मतलब कि ये जो बंदा है ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। सेम चीज आप इसके लिए भी देख सकते हो, अगर आपको x प्लस 1/x दिया हो, ये सारे टॉपिक आप 9th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है, 9th में आती थी ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो हमारा सर x है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, नहीं सर इसकी पावर 1 नहीं गिनी जाएगी, क्यों, डिनोमिनेटर में है, अपने जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे के सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो यहाँ पर तो x⁻1 रहेगा। अगर मैं इस बंदे को ऊपर शिफ्ट करता हूं तो मतलब सर उसकी पावर चेंज हो जाएगी। एक्सपोनेंट इन पावर का लॉ था सर कि अगर किसी नंबर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजते हो तो उसकी पावर की जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस। तो यहाँ पर जो x⁻+1 है सर वो क्या हो जाएगा x⁻−1। तो यहाँ पर जो पावर दिख रही है सर वो नेगेटिव नंबर है, तो मतलब कि इस वाली चीज को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते नहीं हो, ठीक है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि अगर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें मेरे पास वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, तभी उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, वरना पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल के बाद एक और पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हिच इज आल्सो इंक्लूडेड ऑन योर 9th स्टैंडर्ड सिलेबस। 9th में आप ये चीज पढ़े थे पॉलिनोमियल्स में। डिग्री का मतलब क्या होता है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। क्या मतलब होगा डिग्री का, हाईएस्ट पावर। सर पर पावर किसकी, अपन ने स्टार्टिंग में बात कर ली कि ये जो अपना चैप्टर है उसमें अपना मेन हीरो है वेरिएबल, ठीक है। तो अपनी जो भी चीजें होगी वो किसके लिए होगी, वेरिएबल के लिए। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, जो सबसे बड़ी पावर होती है किसकी, वेरिएबल की, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री बोला जाता है। डिग्री जो है वो नंबर होगा 2 3 5 7 8 10 15, ठीक है, उसको अपन स्क्वायर नहीं बोलेंगे कि x² पावर है डिग्री, x² डिग्री है, ठीक है। x² को डिग्री नहीं बोला जाता, जो उसकी पावर होती है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड एक नंबर होता है। एज इन समझो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर मुझे दिया एक पॉलिनोमियल x² माइनस, क्या लिख दिया भैया, x² माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। चलो अगर मुझे इसकी डिग्री लिखनी है तो इसकी डिग्री क्या होगी सर, सर इसमें अपना वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल नहीं सर, एक ही वेरिएबल है, x है, यहाँ पर x है, इस x की पावर क्या है 2, इस x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर से 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2, बात खत्म, समझ गए। अब अगर किसी दिन आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया, अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि भाई x+2 है, x² + 2 का स्क्वायर प्लस 7x दिया है आपको, तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 मानी जाएगी, नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल सकते। पहला काम क्या होगा सर, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पर हमें सर a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, x² का स्क्वायर a² + 2ab + b², 2 इंटू x² इंटू 2 प्लस 2² प्लस 7x। चलो भैया x² का भी स्क्वायर है तो x की पावर क्या हो जाएगी 4, 2 2 हो गया 4x² प्लस 4 प्लस 7x। तो ये जो सर पॉलिनोमियल है इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है अपने को, 4 दिख रही है। तो यानी कि इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, इसकी डिग्री क्या लिखी जाएगी, 4 लिखी जाएगी। क्लियर है भाई, डिग्री का मतलब कि जो सर सबसे बड़ी पावर होती है उसी को क्या बोला जाता है, अपने पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। अब समझो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं 320, हाँ सर यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, इसकी ये क्या है पॉलिनोमियल अपना 320, सर वेरिएबल नहीं है। अब बिना वेरिएबल वाले बंदे की पावर क्या लिखेंगे सर, अगर वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की 0 पावर, हाँ सर वेरिएबल नहीं, x की 0 पावर 1 होती है। तो अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। दुनिया के किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री क्या मानी जाती है, 0 मानी जाती है। क्लियर है, हाईएस्ट पावर 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिट तक कोई भी हो सकती है, ठीक है। अब डिग्री के अकॉर्डिंग सर हम टाइप्स भी पढ़े थे, 3-4 टाइप पढ़े थे, याद है, टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पढ़े थे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो वो एक चीज देख लेते हैं अपन कि भाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या है। तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल है, एक तो अकॉर्डिंग होता है नंबर ऑफ टर्म, दो चीजों के अकॉर्डिंगली अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं चीजों को। एक है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितने टर्म्स है, कितनी चीजें, टर्म्स का मतलब क्या होगा भाई कितनी चीजें प्लस और माइनस से कनेक्टेड है,
ठीक है, प्लस और माइनस से जितनी भी चीजें कनेक्टेड होती है उनको अपन टर्म्स मानते। समझो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, अच्छा इसके नाम भी सर हम याद रख लिए थे। कितने टर्म थे पता है, कितने टाइप के हमारे पास थे पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स? हाँ याद करो, एक तो था सर मोनोमियल, दूसरा था बाइनोमियल, तीसरा था ट्राइनोमियल और चौथा था पॉलिनोमियल। अब सर मोनोमियल क्या था? तो मोनोमियल का मतलब क्या समझे थे अपन? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो, एक ही टर्म हो, प्लस माइनस से और कोई कनेक्टेड ही ना हो, उसे क्या बोला जाएगा? मोनोमियल बोला जाएगा। कि जिस पॉलिनोमियल में कितने टर्म होते हैं, एक ही टर्म होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। समझो अगर मैं यहां पर लिखता हूं एग्जांपल 2x, तो सर 2x में प्लस माइनस से कुछ भी कनेक्टेड नहीं, ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा? मोनोमियल बोला जाएगा। बाइनोमियल का मतलब क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल के जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2 होंगे। अगर दो चीजें प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो उसे क्या बोला जाएगा? बाइनोमियल बोला जाएगा। ट्राइनोमियल किसे बोले थे? कि भाई अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो? 3 हो। अगर किसी चीज में समझो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p प्लस क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर तीन चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लस से, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल बोला जाएगा। और लास्ट चीज थी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अपन क्या याद रखे थे कि अगर 3 से ज्यादा टर्म, मोर देन 3 टर्म्स, तो उसको अपन ने क्या बोला था? पॉलिनोमियल बोला था। ठीक है, तो ये अपने पास 4 मेन चीज है। पहली चीज है मोनोमियल, दूसरी चीज है बाइनोमियल, तीसरी चीज है ट्राइनोमियल, चौथी चीज है पॉलिनोमियल। ये किसके अकॉर्डिंगली किया अपन ने? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है? एक टर्म होगा तो क्या बोला जाएगा? मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म हुए तो पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी चीज थी अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर भाई हाईएस्ट डिग्री 1 है, याद करो अपन ने ऐसा कुछ नाम पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्या पढ़ा था? 2 वाले को क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ा था सर? 3 डिग्री वाले को क्या बोलते थे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और चौथा जो था वो हमारे पास क्या था? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? कि सर डिग्री जो है हाईएस्ट पावर इसकी क्या होती है? 1। कि अगर किसी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसे क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, 1 से कोई बड़ा है ही नहीं इसमें पावर में, तो उसे बोलेंगे लीनियर। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है तो उसे क्या बोलते थे अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। अपना जो मेन चैप्टर है ये पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। ठीक है, सारी चीजें क्वाड्रेटिक के रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। अब क्वाड्रेटिक के रिलेटेड है तो सर एक और चैप्टर है मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, तो उसकी बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 2 आता है तो चैप्टर नंबर 4 आपको ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। ठीक है, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कि अगर सबसे बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3 देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक। और लास्ट चीज है बाई क्वाड्रेटिक, कि अगर सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है तो उसे बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी था, याद करो, एक हम पढ़े थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा? कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसे क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। कि भाई जिसमें सिर्फ नंबर्स, ये वेरिएबल है ही नहीं, उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और एक और चीज आती है अलग से भाई, विच इज जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या चीज है? तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0, और इसकी डिग्री जो है वो अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट है। सर क्यों इनफाइनाइट? समझो सर, हर एक इसमें अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 0x², 0x³, 0x⁴, सर बहुत सारे नंबर लिख सकते हो। आंसर तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो? सर 0 ही होगा। कुछ भी कर लो, कोई भी पीछे वेरिएबल डाल दो, कितने भी पावर डालो, 0 × x⁴1000 कर दिया, आंसर तो क्या होगा सर? फाइनल 0 होगा। तो मतलब डिग्री पे ये डिपेंडेंट ही नहीं है, मतलब कि इसकी डिग्री क्या होती है? इनफाइनाइट होती है जीरो पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो ये 6 चीजें अपने को याद रखनी है। सबसे पहला टाइप कौन सा है सर? तो वो है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। उसके बाद होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखी। पहली चीज क्या थी? लीनियर। उसके बाद क्या था? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या थी? 2। क्यूबिक की डिग्री 3, बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री 4। ठीक है, ये 4 चीजें मेन याद रखनी है। उसके बाद
कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, और अगर 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, बेसिक चीज है, पता होनी चाहिए। ज्यादातर एग्जाम में ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन इसके रिलेटेड नहीं पूछा जाता, और ये सब सारी की सारी चीजें आप 9th में ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन चैप्टर का। स्टार्टिंग यही से होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ये दो मेन चीजें हैं। ठीक है, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको आइडिया पड़ जाता है तो आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अच्छा समझो, पहली चीज तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज तो आपको इस चीज का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है p ऑफ x। ठीक है, क्या बोला जाएगा, p ब्रैकेट x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, p ऑफ x। मतलब कि अपना जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का काम कौन करता है, x करता है। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, कि इसमें जो भी मेन बंदा है, जो अपना मेन हीरो है, वो कौन है, x है। उसके अलावा के जितने भी लोग हैं उन सबको कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, बिंदास। जो भी बक्से में है वो वैल्यू अपना वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, या फिर चेंज हो सकती है, या फिर गिवन होती है, अपन अज्यूम कर सकते हैं। बट उसके अलावा की जितने भी चीजें होंगी उन सबको क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अगर समझो मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या लिखे भाई, क्या लिखे -27। चलो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अच्छा मेरे को ये बताओ तो इसमें कितने टर्म्स है, कितने टर्म है इसमें, बताओ जरा, कमेंट करो, कितने टर्म्स है इसमें। सर 3 टर्म है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टर्म है। ओके सर, ये 3 टर्म के बाद अच्छा मेरे को ये बताओ इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी। सर सबसे बड़ी पावर 2 है। अगर अकॉर्डिंग टू टर्म मेरे को इसको नाम देना तो क्या दे सकता हूं मैं, सर 3 टर्म है तो उसे क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री पूछता हूं तो इसका नाम क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अच्छा इसमें वेरिएबल का काम कौन कर रहा है, सर बक्से में अपने को x दिख रहा है तो x अपना वेरिएबल है। सर वेरिएबल की वैल्यू कोई फिक्स होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 10 15 -6 -7 -8 -9, जो वैल्यू आप लेना चाहो ले सकते हो। जनरली क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी होती है कि भाई ये इसकी वैल्यू है या फिर ये इसका 0। ठीक है, तो समझो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ कि भाई x की वैल्यू 1 है, क्या बोलता हूं मैं कि x की वैल्यू क्या ली है मैंने, 1 ली है। तो अगर मैं x की जगह पर 1 ले रहा हूं तो मतलब सर जहां पर भी मुझे x दिखेगा, जिधर जिधर मेरे को x दिखेगा उधर उधर मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 1। ठीक है, जहां x दिखेगा वहां 1 डाल दो, बिंदास। सबसे पहले x आपको कहां पर दिख रहा है, सर मेरे दिल में। नहीं भाई, वो वाली x की बात नहीं कर रहा, ये अपने वेरिएबल वाला x है। तो सर सबसे पहले मैं p ऑफ 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, x जहां पर है वहां पर लिख दिया 1। ओके चलो, अभी x की जगह पर क्या डालना है, 1 डालना, तो क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 6x है तो 6 इंटू 1 माइनस 27। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस 27 होगा सर। 6 प्लस 1 हो गया 7 माइनस 27, 7 में से 27 जाएगा सर, बचेगा क्या, -20। तो मतलब सर जब भी मैं x की जगह पर इस पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं x की जगह पर क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलता है, इसकी वैल्यू क्या मिलती है, -20। तो यानी कि क्या लिखा जाएगा, एट x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज -20। तो ये जो -20 बोला, जो -20 मिला, बोला क्या मिला, उसे बोला जाएगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल भी चेंज हो सकता है, वैल्यू सेम भी मिल सकती है, वैल्यू किसी भी ऐसा नहीं है कि भाई रिस्ट्रिक्शन है कि भाई -20 मिला तो और किसी के लिए -20 नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू कुछ भी कहीं से भी कुछ भी आ सकती है, वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपने वेरिएबल क्या लिया है, समझे। तो किसी भी x की वैल्यू के लिए या फिर y की वैल्यू के लिए, z के लिए, कोई भी वेरिएबल हो, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू के लिए मुझे पॉलिनोमियल का हर बार कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। वो जो आंसर मिलता है, वो जो वैल्यू मिलती है, उसी वैल्यू को बोला जाता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा सर ये एक एग्जांपल हुआ, अगर x की जगह पर मुझे 1 की जगह पर और कुछ लिखना हो, नेगेटिव नंबर दिया हो, तो समझो x की जगह पर आपको -1 दिया है, तो क्या लिखेंगे सर, p ऑफ -1 रख देंगे सर। जहां पर भी x दिखेगा इस बार वहां पर क्या पुट किया जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा सर -1 का स्क्वायर
+6 इंटू -1 -27। अच्छा, -1 का स्क्वायर क्या होता है सर? +1 ही होता है। ठीक है भाई, चलो 6 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -6 और -27 तो वहां पर पहले से था सर। अच्छा, 1 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा सर? 1 में से 6 गया, बचा -5 -27 कितना हो जाएगा? -32। यानी कि इस केस में अगर मैं x की जगह पर -1 रखता हूं तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलती है? -32। क्या लिखेंगे अपन स्टेटमेंट में? एट x इज इक्वल्स टू -1 value of a polynomial is -32। क्लियर है भैया वैल्यू के बारे में? डन है। अब ये चीज आप क्यूबिक के लिए भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक के लिए, बाई क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर के लिए, डिग्री 10 हो तो भी सब में फंडा सेम रहेगा। फंडा क्या है कि x जो अपना वेरिएबल है सर, उस वेरिएबल की हमें वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करनी है और जो भी आंसर निकलता है उस चीज को क्या बोला जाएगा? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गए वैल्यू? सर वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, हाँ कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, इर्रेशनल नंबर हो सकता है, रूट वाला नंबर हो सकता है, रेशनल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। सर जीरो हो सकता है, हाँ जीरो भी हो सकता है। और जब जीरो मिलता है तो उसे बोला गया है एक स्पेशल केस। हर बार जीरो मिलेगा वो पॉसिबल है नहीं, पर सर कभी कभी तो मिलेगा। हर एक इंसान के जीवन में ऐसा बर्बादी वाला फेज आता है, ठीक है, और पॉलिनोमियल के जीवन में भी आता है कि ऐसी कोई एक वैल्यू आती है उसके जीवन में कि जो उसको बर्बाद करके चली जाती है सर बेचारे को। समझो यही जो अपना लास्ट पॉलिनोमियल दिया था, देखो हट्टा कट्टा पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, ट्राइनोमियल है, ऐसा अड़िकम इंसान है। इसमें सर हमने अलग अलग वैल्यू डाली, अलग अलग आंसर मिल रहे हैं, -20 -32। इसके जीवन में अभी एक और बंदा आता है। समझो क्या था पॉलिनोमियल अपना, लिख देते भैया x², क्या था, प्लस था माइनस था भैया, x² + 6x - 27। समझो x² + 6x - 27। ठीक है सर, अभी अभी तो आपने वैल्यू डाली, एक और वैल्यू डालते, देखो एक बड़ी मस्त वैल्यू है, लेट x इज इक्वल्स टू, डालते हैं अपन 3। x इज इक्वल्स टू क्या डाल रहे हैं? 3 डाल रहे। देखो तो क्या होता है x इक्वल्स टू 3 रखने पर? सर p ऑफ 3, जैसे वैल्यू सेम है सर, आपने जो फंडा बताया वही करेंगे। यहाँ पर x दिख रहा है तो x की जगह पर पहले क्या रख दिया? 3 रख दिया। अब पॉलिनोमियल की बारी, x² है तो क्या हो जाएगा? 3² + 6 × 3 - 27। सर ये तो क्या नई बात है, x की जगह पर 3 रख रहे हो आप, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 6 3 जा 18 - 27। 18 + 9 सर वो भी 27 होता है, माइनस में भी 27 है, 27 गॉन। आंसर क्या आया सर? अंडा। x की जगह पर 3 रखने पर पॉलिनोमियल का हो गया सत्यानाश। आया ना? बोलो भैया, x की जगह पर जैसे ही सर अपन ने 3 रखा, पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया, बर्बाद हो गया बेचारा। अब कौन सी वैल्यू की वजह से ये हुआ सर कि 3 रखा तब हुआ सर? आपने +1 रखा, -1 रखा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसका आंसर 0 नहीं हुआ। जैसे ही उसके जीवन में 3 आया, वो 3 ने उसका 3 तिगड़ा काम बिगड़ा कर डाला बेचारे का, है ना? तो ऐसी वैल्यू अपने वेरिएबल की, ऐसी वैल्यू कि जिसको मैं पॉलिनोमियल में पुट करूं, ठीक है, x की वैल्यू अपन कहां पर डालेंगे? पॉलिनोमियल में डालेंगे, और पॉलिनोमियल का फाइनल आंसर क्या मिल जाए अपने को? 0। फॉर विच वैल्यू ऑफ x, फॉर विच वैल्यू ऑफ x इफ p of x becomes 0, अपना जो पॉलिनोमियल है उसका हो जाए सत्यानाश, उसका आंसर क्या मिले? 0 मिले, then that value of x is called 0 of a polynomial। ठीक है, जो बंदा अपने पॉलिनोमियल को बर्बाद कर देता है, ऐसी वैल्यू कि जिसको मैं पॉलिनोमियल में डालूं और पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है, तो उस बंदे को क्या बोला जाएगा? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझो यहाँ पर 3 था सर, एक ही 0 हो सकता है, एक ही वैसी वैल्यू हो सकती है कि जिसके लिए बर्बाद हो इंसान। आप खुद देखो, खुद को देखो, कितनी बार कटा होगा आप लोगों का, फिर भी सुधरते हो? नहीं सुधरते ना, पता नहीं कहां से आए हो तुम लोग यार। तो सुधरो अभी, सुधर के इधर ध्यान दो पढ़ाई में। तो पढ़ाई में सर क्या पढ़ रहे हैं अपन? सर एक्स के बारे में तो पढ़ रहे हैं, तो कैसे ध्यान लगे? देखो अभी लगेगा, समझो। सर हमें ये तो पता चल गया कि
x की कोई फिक्स वैल्यू होती है, उस वैल्यू को अपन पॉलिनोमियल में डालते हैं, पॉलिनोमियल का आंसर 0 होता है। तो ये तो एक ही वैल्यू हुई सर 3। क्या ऐसी एक और वैल्यू हो सकती है? क्या ऐसी 2-3 वैल्यू हो सकती है? क्या ऐसी 10-15 वैल्यू होती है? डिपेंड करता है सर, वो डिपेंड कहाँ पे करता है? उसके डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो जीरोस के बारे में, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में भी अपन आगे बढ़ते हैं। पहले अभी इसके जीरोस की बात करते हैं कि सर x इज इक्वल टू 3 तो मिला, समझो एक और मैं वैल्यू लेता हूँ, x इज इक्वल टू -9 लेता हूँ, ठीक है। समझो सर ये आपको कहां से पता चला -9 लेना है? भाई ये बनाया क्वेश्चन है, अपन ने दिमाग में बना दिया तो अपने को आइडिया रहता है। अब वो धीरे धीरे आपको भी पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, देखो कैसे करना है। चलो पहले तो -9 के लिए वैल्यू निकालते भैया, तो क्या होगा -9 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -9 -27। चलो -9 का स्क्वायर क्या होता है सर? 81 होता है। 6 9 जा सर -54 हो जाएगा, -27 तो है ही। सो 81 -54 -27 कितना होता है सर? ये भी 81 ही तो होता है। 81 में से 81 गया, आंसर क्या होगा सर? 0। सर वापस कटा बेचारे का, हाँ या ना? अच्छा इस बार किसकी वजह से कटा? इस बार 3 की वजह से कटा? नहीं सर, इस बार -9 की वजह से बेचारा कट गया। 9 की वजह से ये दोनों 81 उड़ गए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू -9 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्यों सर? क्योंकि -9 डालने पर अपने को पॉलिनोमियल का आंसर क्या मिला है? 0 मिला, ठीक है। तो इस वजह से उसे क्या बोला जाएगा? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि सर इस पॉलिनोमियल में ऐसी दो वैल्यू मिली कि जिसकी वजह से उसका आंसर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस के बारे में। जैसे अपनी बात हो रही थी कि सर कैसे पता चलेगा कितने जीरोस है, ठीक है। हर बार 2 ही जीरो मिलेंगे, या एक ही जीरो मिलेगा, या 4-5 जीरो मिलेंगे, 10-15 जीरो मिलेंगे, कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो, आगे वर्ड यूज कर रहा है मैक्सिमम, यानी कि ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरोस नहीं देगा आपको कि भाई इतने ही मिलेंगे, वो चीज नहीं है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जीरोस बोला गया है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल की ऐसी कितनी वैल्यूज है, कितनी मैक्सिमम वैल्यूज हो सकती है कि जिसकी वजह से पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो? 0। तो ये जो चीज है नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस, इट डिपेंड्स ऑन अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जितनी डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंगली अपने को नंबर ऑफ जीरोस प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम, उसके नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये दो चीजें याद रखेंगे, एक तो है डिग्री और दूसरी चीज है नंबर ऑफ जीरोस। कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है सर, तो उसके कितने जीरोस हो सकते हैं? तो मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या होता हो? 0 होता हो, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि सर ऐसी कोई वैल्यू ही ना हो कि जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो रहा हो, ठीक है। माइट पॉसिबल है। चलो दूसरी चीज है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं सर? 2 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है कि एक ही जीरो मिले और कोई जीरो ही ना मिले। ऐसा भी पॉसिबल है कि जीरो ही ना मिले, कोई जीरो ही ना हो इस पॉलिनोमियल का। जैसे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? समझो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ x² + 1, ऐसे एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू, मैं क्या लग रहा हूँ? x² + 1। सोचो x की ऐसी कोई वैल्यू है कि जो यहाँ पर मैं रखूँ और आंसर 0 हो? सोचो ऐसा कोई रियल नंबर होगा, पॉसिबल होगा? सर अगर मैं यहां पर देखो तो ये क्या है मेरे पास? +1। आगे मुझे क्या लाना पड़ेगा? -1, तभी आंसर 0 होगा भाई, आसान चीज है। -1 + 1 क्या होता है? 0। तो +1 तो एज इट इज रहने ही वाला है सर, वो चेंज नहीं होगा। आगे वाला ऐसा हमें सेट करना है कि जिससे आंसर क्या हो रहा हो? -1। यानी कि सर हमें x² जो है उसका आंसर क्या लाना है? -1। सर क्या पागल हो गए? ऐसा थोड़ी पॉसिबल है किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है पॉसिबल? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का कोई 0 होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी चीज है कि भाई इसकी डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर आपको 2 दिख रही होगी, पर उसका कोई भी 0 है नहीं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जीरोस आपको देगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके 2 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 0 ही ना हो वो भी पॉसिबल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसके 3 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है
एक जीरो भी हो सकता है, जीरो ना मिले वो भी पॉसिबल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो 4 जीरो हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, जीरो ना हो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं सर। ये डिग्री 4 है तो मैक्स टू मैक्स 4, 4 से ज्यादा जीरो मिलेंगे नहीं। अगर कोई आके मेरे को ऐसा बोलता है कि मेरे घर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा है उसके 3 जीरो है, तो क्या करेंगे, ये कान पट्टे पे धर देंगे अपन। क्यों भाई? क्योंकि अगर सर वो क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2 हुई, डिग्री 2 है तो उसके 2 से ज्यादा जीरो हो नहीं सकते। समझ गए बात को? तो मतलब कि किसी पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डिग्री के ऊपर। जितनी डिग्री होती है उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। अगर डिग्री 1 है तो 1 जीरो होगा मैक्सिमम, 2 है तो 2 मैक्सिमम जीरोस मिलेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4, मतलब 4 से कम हो सकते हैं, 4 से ज्यादा मिलेंगे नहीं। क्लियर भाई ये वाली चीज? चलो तो इतना आपने को याद रख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। अपने पास मेनली दो ग्राफ होते हैं, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अपन ये दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीनियर का जो ग्राफ होता है, कोई भी अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो तो उसका जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा मिलेगा भैया? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज कैसा होगा? सीधी रेखा मिलेगी ग्राफ की, ग्राफिकल सॉल्यूशन अगर बात करें तो। और अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हमें मिलता है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। कौन बोला? कौन बोला? मैं ही बोला। क्या बोला? पैराबोला। कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, और उसका ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को? पैराबोला मिलेगा। पैराबोला यानी कैसा? लोटे जैसा। ठीक है, यू या तो सीधा होगा या तो उल्टा, या तो अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, इस पैराबोला को बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला। इस टाइप के पैराबोला को बोला जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये ग्राफ के अपने को टाइप्स याद रख लेने हैं। दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक होता है अपवर्ड, दूसरा होता है डाउनवर्ड। ये ग्राफ भी कैसे डिटरमाइन करना है वो भी मैं बताता हूं। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि भाई ग्राफ और ये जो अपने जीरोस है और उसका ग्राफ है उन दोनों का क्या रिलेशन होता है। तो देखो बड़ा इजी है। अपना जो ग्राफ होता है, ग्राफ के हमें क्या देखने होते हैं? एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या देखेंगे भैया अपन? एक्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अपना ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उन सारे पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा? जीरोस बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा। समझ रहे हो बात को? एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन जो होती है अपनी नंबर लाइन, तो उस नंबर लाइन को अपना ग्राफ कितने पॉइंट पे टच करता है? जितने पॉइंट पे टच करे, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उतने जीरो। सर कैसे? देखो जैसे कि यहाँ पर ये पहला ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को। हाँ सर दिख रहा है। इसमें जो ये वाली लाइन है सर, ये अपने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही। सर वाई वाले को तो कर रही है, वाई गया बाढ़ में, अपने को वाई से काम ही नहीं है, अपने को किससे काम है? एक्स से काम। तो मतलब कि सर ये अपना ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इल्ले, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? जीरो। जीरो ही नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का कोई। समझो, अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करता हूं, सर ये ऐसे मस्त कर्व जा रहा है, भले जैसे करो, पर ये अपने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। अगर मैं इस वाले ग्राफ के ऊपर फोकस करूं, सर ये अपने एक्स एक्सिस को 1 2 3 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर। अगर अपना ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। ये वाला सर कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है? 2 पॉइंट पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। सर ये 1 2 3 4 4 ऐसे पॉइंट्स है जहां पर ये अपने ग्राफ के साथ टच में कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 4। यहां पर देखो 1 2, सर ये वाला गिनेंगे नहीं, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। ठीक है, तो बड़ा सिंपल लॉजिक है। एक्स एक्सिस को अपना ग्राफ कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? ठीक है, जितने भी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उतने उसके क्या गिने जाएंगे? जीरो। वही पॉइंट्स को जीरो बोला जाएगा, उसके अलावा का कोई भी पॉइंट को जीरो बोलेंगे नहीं। ठीक है,
चलो भैया, ग्राफ के लिए क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया अपन। आगे हमें बोला है कि भाई जीरोस कैसे ढूंढे, हमें वो तो पता चल गया कि जीरो किसे बोला जाता है। तो वहां पर जैसे मैंने 3 और -9 लिया था, तो मेरे को आइडिया था कि भाई कैसे जीरोस होते हैं या फिर क्या होंगे। आपको तो उतना अभी पता नहीं है सर जीरोस कैसे मिलेंगे, तो जीरोस ढूंढने का कोई तरीका तो होना चाहिए। बड़ा सिंपल लॉजिक है भाई। सर अगर कोई वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो होता है तभी उसे जीरो बोलता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलता है। तो सिंपल लॉजिक क्या है, सबसे पहला स्टेप, जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल टू क्या ले लो भैया, जीरो ले लो। और जीरो लेके वहां पर से हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लीनियर है तो बड़ा आसान हो जाएगा। समझो, अगर मैं आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल देता हूं, p of x is equals to 5x minus 2, बोलो इसका जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, जो भी पॉलिनोमियल है, कौन है पॉलिनोमियल, 5x minus 2, उसके इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, जीरो। लेट 5x minus 2 is equals to 0। सर यहां पर से हमें x ढूंढना है, तो x ढूंढने तो क्या करेंगे, x के अलावा की सारी चीजों को भेज देंगे सामने। तो क्या मिलेगा हमें, 5x minus 2 सामने शिफ्ट हो गया तो क्या हो गया, +2। और सर 5 जाएगा डिवीजन में, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2/5। आगे सर x की वैल्यू, इस वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/5 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई। सर लीनियर के लिए तो बड़ा आसान था। अगर मुझे ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया हो तो p of x is equals to x square minus 2x, सर इसमें क्या करेंगे, सर इसमें दो ही टर्म है हमारे पास, फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज यानी कॉमन निकाल दो, जितना कॉमन निकले उतना निकालो। पहला स्टेप तो फैक्ट से रहेगा, लेट x square minus 2x is equals to 0। बोलो क्या करेंगे सर, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर एक x, मतलब x स्क्वायर यानी कि x into x है, यहाँ पर एक x है, तो हम दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, x minus 2 is equals to 0। अब देखो यहाँ का इसका बड़ा इजी मीनिंग है, ये x है और ये x minus 2, ये फैक्टर्स है एक दूसरे के, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, और मल्टीप्लिकेशन होके आंसर क्या आ रहा है, 0। दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं और आंसर मुझे क्या मिले, 0। ये कब पॉसिबल है सर, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं होगा। एनीवेयर एनी टाइम आप कहीं पर भी चले जाओ, अगर दोनों में से एक नंबर 0 है तभी जाके आपको मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, वरना 0 मिलेगा नहीं। तो मतलब कि या तो आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी या तो x minus 2 की वैल्यू 0 मिलेगी। ये दो फैक्टर्स है, दोनों में से कोई एक 0 होगा। सर ये x is equal to 0 हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं -2 को सामने भेजूं तो x is equal to क्या हो जाएगा, +2। यानी कि सर ये जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, दो जीरोस। एक तो है 0 खुद और दूसरा है 2। देखो जैसे अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो सर 0 - 2 × 0 0 हो गया, 2 रखता हूं तो 2 स्क्वायर - 2 × 2 4 - 4 वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा सर, इक्वल टू के सामने पहले 0 लेंगे, अगर दो टर्म है तो फैक्टराइज कर दो, कॉमन निकाल लो। दूसरी एक चीज, अगर समझो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म है, अगर आपको तीसरा टर्म ऐसा कुछ दिया हो, मिडल वाला नहीं दिया, अगर आपको ऐसा बोला कि भाई x स्क्वायर -16, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर तो कॉमन निकलेगा नहीं x स्क्वायर और 16 में से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले तो लेट x स्क्वायर -16 इज इक्वल टू 0। सर हमें तो x की वैल्यू से काम होता है, दूसरा एक तो है नहीं सर, यहाँ पर एक ही x है, वैल्यू अगर मैं सामने भेज दूं तो मुझे x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 16। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4। सर मिल गया 0, नहीं 4 भी मिल सकता है या फिर -4 भी। सर ये -4 कहां से आया पिक्चर में, देखो x ऐसा नंबर है कि जिसका स्क्वायर करता हूं मैं और मुझे आंसर क्या मिलता है, 16। सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, बिल्कुल हाँ भाई। -4 का स्क्वायर भी क्या होता है, -4 × -4 16। यानी कि सर x की ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होगी, जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर क्या होता होगा, 0 होता होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दो टर्म वाला है तो वो क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। सर यहाँ पर तो आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया है, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना दिया हो तो, अगर आपको ऐसा दिया हो तो वो अपना एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, t² - 15 वाला, याद है। तो पहले तो सर उसके इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ पर सेम चीज t² इज इक्वल टू -15 सामने गया तो
प्लस 15 सर यहाँ पर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब 15 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो सर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में लिख देंगे 15। सर सिर्फ प्लस 15? नहीं भैया, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 भी तो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। जब अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं दिया तो छपरे में लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और अगर दो टर्म में से कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो कॉमन निकालो। ठीक है, ये अपन इतनी चीजों के इतने टाइप के दिखे। अब एक मेन टाइप रहेगा कि अगर हमारे पास सर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो चलो थोड़ी बहुत चीजें पहले डिस्कशन क्वाड्रेटिक के बारे में कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और फिर उसको फैक्टराइज करने की मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मोस्ट टाइम की टॉपिक। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में काम है इसका। 4-5 मैंने 4 चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला उसमें भी बोला था, उसमें भी अपन इसके लिए वो एक पूरा फ्लो चार्ट पढ़े थे। ठीक है, आज वापस ये फ्लो चार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताओ। क्यूपी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री क्या होती है 2, हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऐसा कुछ होता है कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ऐसा ही दिखेगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, जहां पर a की वैल्यू कदापि 0 होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर सर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसके ग्राफ के लिए भी पढ़े अपन। इसका ग्राफ कैसा होता है सर, पैराबोला बोला आपने, एक अपवर्ड होता है एक डाउनवर्ड होता है। तो सर ये कैसे पता चलेगा अपवर्ड कब है डाउनवर्ड कब है? बड़ा इजी, देखो हमें काम है एक्स स्क्वायर के बाजू वाले का। एक्स स्क्वायर के बाजू वाला कौन है? ए है सर। ए यानी कि कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो अपना जो ग्राफ है वो पूरा ए के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, समझो कि ये छतरी है, मान लो कि ये क्या है, छतरी है आपकी पोपटलाल वाली। ठीक है, और ए जो है, ए का मतलब अपन क्या समझेंगे, एयर समझेंगे, एयर, हवा, पवन। ठीक है, तो समझो जोरदार पवन चल रहा है, खतरनाक, फुल स्पीड में। तो उस केस में क्या होता है सर, देखा होगा वो छतरी जो होती है कौवा बन जाती है, काकड़ा बन जाती है ना। तो मतलब कि अगर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत उतना दूर का नहीं सोचता, 0 तक का ही सोचता है। तो अगर ए की वैल्यू 0 से ज्यादा है, ठीक है, अपना जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, तो आपको कैसा पैराबोला मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला मिलेगा भैया, अपवर्ड पैराबोला। अगर ए की वैल्यू कम है, समझो पवन चल नहीं रही, मस्त से सुहाना सफर, मौसम हंसी, बहुत मस्त मस्त मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है। ठीक है, आप ऐसे छतरी लेके निकले हो, क्या बोलेंगे लोग, यार पागल जा रहे हैं कि ऐसे मस्त एटमोस्फेयर में छतरी खोल के बैठा है। तो उस केस में तो सर अपन छतरी खोलेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे, छतरी बंद कर देंगे, यानी कि अपना जो पैराबोला है वो बंद हो जाएगा, नीचे की साइड में बंद हो जाती है छतरी। तो यानी कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको कैसा मिलता है, डाउनवर्ड पैराबोला। चलो क्लियर है। और सर अगर ए की वैल्यू एग्जैक्ट 0 हो गई तो 0 नहीं हो सकती ना, पर अगर हो गई तो सर, तो वो 0 हो गई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो गया सर, बात ही खत्म। अपना जो पॉलिनोमियल फिर बचेगा वो bx प्लस c ही होगा, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये अपने को एक ग्राफ वाला टॉपिक याद होना चाहिए कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट के अपना ऊपर ग्राफ डिपेंड करता है a के ऊपर, a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो अपवर्ड पैराबोला, a की वैल्यू 0 से छोटी है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक ही दिया है तो उसका फिर मैं जीरोस कैसे ढूंढूं। अगर मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया है, समझो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं निकलेगा, इसमें कोई चीज सामने भी नहीं भेज सकते। तो फिर तो इसके लिए अपन यूज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो बीच वाला होता है उसको अपन क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो क्या करना है अपने को, ये सिंपल बड़ा लॉजिक है। अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके एक पॉलिनोमियल है, थोड़ा सेंटर में लिखना पड़ेगा मेरे को इस साइड। चलो समझो यहाँ पर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका अपने पास है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसमें बहुत बार लोचे करती है पब्लिक, साइन के लोचे कर देती है, सर कब कौन सा फैक्टर लेना है। देखो बड़ा एक सिंपल टेम्पलेट आपको याद रखना है, क्या, एक फ्लो चार्ट जैसा बना देने का, गोलू मोलू बनेंगे इसमें। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर से पहले तो दो पार्टीशन होंगे,
ठीक है, दो पार्टीशन, एक लेफ्ट वाला डब्बा एक राइट वाला डब्बा, अपने को कौन से डब्बे में जाना है वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट है इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले दिखेगा एक्स स्क्वायर वाला उसे क्या बोला जाएगा? फर्स्ट टर्म। जो एक्स वाला है उसे अपन क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म। और जो लास्ट में अपना पोपट लाल है उसे क्या बोलेंगे अपन? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमारे पास तीन टर्म है, कौन कौन से? फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। तो सबसे पहले अपन जाएंगे लास्ट के पास, सबसे पहले पहले वाले के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले कहां पास जाएंगे? लास्ट वाले के पास। सबसे पहले पहुंच जाओ लास्ट टर्म के पास, एल टी। ठीक है, एल टी का मतलब मैं लिख देता हूं भैया, एस्ट टर्म क्या होता है? एल टी का मतलब होगा लास्ट टर्म। अब सर लास्ट टर्म या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। लास्ट टर्म के पास हम क्यों जा रहे हैं? उसके साइन चेक करने कि लास्ट वाला बंदा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो अच्छी चीज है, बहुत मजा आएगा। नेगेटिव है तो मजे तो लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा टफ नहीं है। पर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कंपैरेटिवली इजी होता है। ठीक है, चलो उसके बाद वाला स्टेप दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन। क्या करना है? ए और सी को मल्टीप्लाई। ए और सी यानी कि वैल्यूज ही है। ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म। तो पहले और आखिरी वाले को हमें क्या कर देना है भैया? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, साइन भी नहीं लेनी, प्लस है माइनस है नहीं, सिर्फ नंबर ही लेने। समझो आपको यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे? 6 ही लेंगे, माइनस 6 नहीं लेंगे, 1 इंटू 6 ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर से बनेंगे दो बुलबुले। क्या बनेगा भैया? बुलबुले। बुलबुलों के बीच में सर क्या रखना है? प्लस रखना है या माइनस रखना है? माइनस रखना है या प्लस रखना है? कैसे पता करेंगे? बड़ा इजी है। लास्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव, तो बीच में क्या रख दिया? पॉजिटिव। लास्ट टर्म क्या दिख रहा है? नेगेटिव, बीच में क्या रख दिया? नेगेटिव। क्लियर है भाई? बुलबुलों के बीच में साइन कहां से जाएगी? लास्ट वाले के ऊपर से। लास्ट वाला प्लस तो बीच में प्लस, लास्ट वाला माइनस तो बीच में माइनस। और इन दोनों का जो आंसर मिलेगा वो हर बार मिलेगा मिडिल टर्म जितना, बीच वाले जितना आंसर लाना है, कुछ भी करके फैक्टराइज करके ही लाना है। ठीक है, ये देखो सिंपल क्या हो रहा है कि हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया है और उसके फिर हम ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ए और सी के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं कि जिसको या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। प्लस करो या माइनस करो, आंसर कितना लाओ भैया? बी जितना। कुछ भी करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, प्लस करो माइनस करो, आंसर कितना होना चाहिए? बी जितना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि लास्ट टर्म प्लस होगा तो प्लस ही करना है, लास्ट टर्म माइनस होगा तो माइनस ही करना है। फर्क पड़ता है भैया, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी करके लेके आओ वो नहीं चलेगा, आपको ये वाली साइन मैटर करती है कि प्लस करके लाना है या माइनस करके। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले लास्ट टर्म चेक करेंगे प्लस है या माइनस। उसके बाद क्या करेंगे? ए और सी को मल्टीप्लाई, वहां पर से दो बुलबुले बना दिए, उसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, लास्ट में प्लस है तो प्लस, लास्ट में माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों जो बुलबुले मिले भैया, इन दोनों बुलबुलों को साइन भी तो देनी पड़ेगी, नंगे पुंगे घूम रहे बेचारे। तो साइन का फंडा देखो बड़ा इजी है। इसमें क्या साइन का फंडा है? गिव साइन ऑफ एम्प्टी। सर एम्प्टी क्या है? मिडिल टर्म। बीच वाले की साइन दे दो, किसको सर? दोनों को, टू बोथ फैक्टर्स। दोनों ही फैक्टर को कौन सी साइन जाएगी? मिडिल वाली। मिडिल वाला अगर प्लस है तो दोनों को कौन सी साइन देंगे? प्लस। मिडिल वाला अगर माइनस होता तो दोनों को कौन सी साइन देते? माइनस। इस वाले केस की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, लास्ट में अगर प्लस दिया है तो, लास्ट में माइनस दिया है तो फिर साइन का क्राइटेरिया अलग है। क्या अलग है? कि इसमें मिडिल टर्म की साइन तो जाएगी, पर किसको? गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बिगर फैक्टर या मेजर फैक्टर। जो सबसे बड़ा फैक्टर है दोनों में से, उसको मिडिल टर्म की साइन जाएगी। सर छोटे वाले को नहीं देना, छोटे वाले को साइन जाएगी उसकी अपोजिट। यानी कि जैसे कि यहां पर है सर मिडिल टर्म प्लस है, तो बड़े वाले जो बड़ा फैक्टर होगा उसको कौन सी साइन जाएगी? प्लस की। छोटा वाला होगा उसको कौन सी साइन जाएगी? माइनस की, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म नेगेटिव है। ठीक है, अगर यहाँ पर लास्ट टर्म पॉजिटिव होता तो मिडिल टर्म प्लस है तो दोनों को कौन सी साइन देते? प्लस की। डन है? तो दोनों का ये सेपरेट रखना, ये चीज बहुत ज्यादा अहम भी है कि आप साइन क्या प्रोवाइड करते हो दोनों नंबर्स को। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी ये वाला ज्यादा टफ लगेगा नहीं। ठीक है, तो चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के ऊपर से थोड़े बहुत क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आइडिया आ जाए। समझो एक आधा क्वेश्चन मैं गर्मा गर्म अभी दिमाग से तल के निकालता हूँ। समझो आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x
प्लस 21। चलो ऐसा एक क्वेश्चन दिया x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। चलो इसके मुझे जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करने के लिए सर सबसे पहला रूल इक्वल्स टू के सामने क्या होना चाहिए, जीरो। चलो लिख दिया। सर पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, दो फैक्टर्स होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, तो फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे भाई, देखो तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे सर, पहला काम लास्ट टर्म की साइन, लास्ट टर्म की साइन क्या दिख रही है, पॉजिटिव, देख ली, काम हो गया डन। सर लास्ट टर्म पॉजिटिव दिख रहा है तो अपन लेफ्ट साइड वाले डब्बे में पहुंच जाएंगे। चलो पहला चेक। दूसरे में क्या करना है, a इंटू सी, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 21, 1 इंटू 21 क्या हो जाएगा सर 21 ही होगा। 21 के बनाएंगे दो बुलबुले। अच्छा बुलबुलों के बीच में क्या रखेंगे, प्लस या माइनस, लास्ट में प्लस है तो बीच में क्या रखेंगे प्लस। और आंसर जो है वो हमें लाना है मिडिल टर्म जितना, मिडिल टर्म कितना है 10। तो 21 के ऐसे फैक्टर यानी कि 21 ऐसा तो किसकी टेबल में आता है कि जिसको मल्टीप्लाई करो और आंसर 10 है, सॉरी प्लस करो और आंसर 10 है। सर 5 5 जा 5 प्लस 5 10 नहीं होगा क्या, 5 5 जा 21 होगा, नहीं होगा। तो वो याद रहे टेबल में भी आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी सेट होना चाहिए। तो सर 21 यानी 7 3 जा आया ना, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो अभी जो बीच वाला 10 था सर उसके दो टुकड़े हो गए, एक हुआ 7 दूसरा हुआ 3, तो इसको हम लिखेंगे अभी 1x स्क्वायर, बीच में अभी 10x की जगह पर कौन आ जाएगा 7x और 3x, ठीक है। पीछे वेरिएबल जो भी आपको दिया हो, x दिया हो, s दिया हो, t दिया हो, u दिया हो, लगा देना। प्लस 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के साथ अपन ने कोई छेड़खानी नहीं करी, वो एज इट इज है। अब बात करते हैं साइन की। सर दोनों को साइन कौन सी जाएगी, तो ध्यान से देखो अपन ने साइन के लिए क्या डिसाइड किया है सर, साइन के लिए ऐसा डिसाइड हुआ गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बोथ फैक्टर। दोनों फैक्टर को कौन सी साइन जाएगी, मिडिल वाली। मिडिल में क्या है प्लस है, दोनों को दे दो प्लस। देखो सेट हो रहा है 7x प्लस 3x हो गया 10x। ये क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए इस वाले स्टेप के बाद, ये क्या ऊपर वाले जैसा आंसर सेट हो रहा है नहीं हो रहा। सर अब तो 4 की टीम 2 की टीम बन जाएगी। देखो 7x स्क्वायर प्लस 7x, दोनों में से x कॉमन आया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन आएगा सर प्लस 3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो सर एक फैक्टर क्या आया x प्लस 7, दूसरा फैक्टर क्या आया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। so which means या तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 होगा या तो फिर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। चलो प्लस 7 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7, और प्लस 3 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3। तो हो गए भाई दो फैक्टर, ये आए दोनों अपने जीरोस। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, एक और क्वेश्चन। चलो एक आधा माइनस वाला क्वेश्चन लेते हैं। समझो हमें दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। चलो ऐसा कुछ पॉलिनोमियल दिया है, इसके हमें जीरोस ढूंढने हैं। अरे प्लस 7 थोड़ी, माइनस 7। चलो क्या करेंगे सर, पहला काम a इंटू सी, सॉरी क्या a इंटू सी, सर लास्ट टर्म नहीं देखेंगे, लास्ट टर्म क्या है माइनस, नेगेटिव वाला यानी कि हमें ये वाला बक्सा पकड़ना है। अरे आगे पहुंच गए भैया, ये वाला बक्सा पकड़ना है कि सर यहाँ पर आएंगे लास्ट टर्म नेगेटिव है, पहला स्टेप चेक, उसके बाद a इंटू सी कर लेते हैं। चलो a इंटू सी 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14 सर। चलो 14 के दो फैक्टर ढूंढेंगे, बीच में क्या साइन कौन सी, लास्ट में माइनस है तो माइनस। आंसर क्या लाना है सर, आंसर लाना है 5। चलो 14 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 5 होता है, सर यही सामने ही है, 2 7 सा 14, 7 में से 2 जाएगा तो सेट भी हो जाएगा। तो हमारे पास आया 2x स्क्वायर 7x 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो यहां पर साइन के लिए सर थोड़ा अलग था, क्या था, गिव साइन ऑफ मिडिल टर्म टू बिगर फैक्टर। जो बड़ा फैक्टर है उसी को मिडिल टर्म वाली साइन जाएगी। बड़ा फैक्टर कौन 7 या 2, सर 7 है, मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो इसको माइनस इसको प्लस। चलो कॉमन निकालो भाई इन दोनों में से, x कॉमन, अंदर क्या बचा 2x माइनस 7। सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन ना निकले तो 1 निकाल लो, अंदर बचेगा 2x माइनस 7। और ये दो ब्रैकेट्स जो है वो हर बार सेम होने ही चाहिए। अगर वो दोनों ब्रैकेट सेम है तभी आपका क्वेश्चन आंसर आगे सॉल्व होगा, वरना आगे सॉल्व होगा नहीं। चलो तो सर दोनों में से 2x माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। चलो तो यानी कि 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो -7 सामने गया तो +7, 2 गया डिवीजन में, तो एक 0 आया 7/2 और दूसरा 0 क्या आएगा -1। क्लियर है भाई जीरोस फाइंड करना? तो ये सबसे आसान ट्रिक है जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर याद नहीं रहती है तो ये वाला टेबल एक बार अच्छे से लिख लो, नोट डाउन कर लो और इसको मेमोराइज कर लो, ठीक है। बड़ा इजी टेबल है और बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। बेसिक वालों के लिए बहुत आईएमपी चीज है, ठीक है। बेसिक मैथ्स वाले जितने भी बच्चे याद रख ले, जीरोस फाइंड करने वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत ही आईएमपी टॉपिक बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के लिए। भाई क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं बता देता हूं। चलो पहले टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप है। किसका रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप में दो लोग होने चाहिए, एक तरफा चलेगा नहीं, है ना। रिलेशनशिप है तो दो लोग तो होने चाहिए। कौन से दो लोग हैं इसमें? पहला है जीरोस। सर जीरोस कैसे ढूंढेंगे? अभी सीखा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला काम होगा कि हमें अपने पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढने पड़ेंगे। एक बार जीरोस ढूंढ लिए उसके बाद दूसरी चीज है कोएफिशिएंट्स। किसके भैया? पॉलिनोमियल के। तो पॉलिनोमियल के पहले तो कोएफिशिएंट्स पता कर लो, एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरी चीज उसके जीरोस, ठीक है। तो समझो इफ एनी पॉलिनोमियल p of x is equals to ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0, has two zeros अल्फा एंड बीटा। सर ये जो दो वैल्यू मिलती है हमें, एक वैल्यू को हमने क्या नाम देना है? अल्फा, दूसरी वैल्यू को क्या नाम देना है? बीटा। सर मेरे को इसको बीटा नाम देना हो, इसको अल्फा नाम देना हो, समझो मैं इसको बीटा बोलना चाहता हूं, सर मेरे को इसको अल्फा बोलना है, चलेगा? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों जीरो में से जिसको नाम अल्फा देना चाहो दे सकते हो, जिसको नाम बीटा देना चाहो दे सकते हो, ठीक है। उसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। पर ये दोनों चीजें कोई नई चीज नहीं है, ये दोनों क्या है? अपने पॉलिनोमियल के जीरोस ही है। तो ऐसा अल्फा बीटा देख के डरना नहीं कि ये अल्फा बीटा क्या होता है, वो जीरोस ही होता है, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है कि जिसके दो जीरोस है, एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, और उसका जो कोएफिशिएंट है जैसे कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसे क्या बोला जाएगा? ए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स उसे बोला जाएगा बी, और जो अपना कांस्टेंट टर्म है उसे बोला जाता है सी। तो अल्फा और बीटा का इन एबीसी के साथ क्या रिलेशन है वो हमें चेक करना है। हमारे पास मेन दो टाइप के रिलेशन है। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है सम ऑफ जीरोस। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। कि अगर मैं अपने दोनों जीरोस, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं, अल्फा प्लस बीटा करता हूं, तो हर बार मुझे आंसर ऐसा कुछ मिलेगा। पहले आएगा माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है पहले से, ऊपर आएगा बी, नीचे आएगा ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी बाई ए। क्लियर है? दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर? तो प्रोडक्ट का मतलब बच्चा पार्टी होता है मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो बच्चों? प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक बार हम अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, दूसरी बार अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा अगर आप करोगे तो आपको हर बार आंसर मिलेगा सी बाई ए जितना। कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ पर है माइनस टाइम्स एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये दो मेन फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना है। पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। पहला काम होगा एबीसी की वैल्यू लिख दो, उसके बाद अल्फा ढूंढो, बीटा ढूंढो, यानी कि अपने पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है, और फिर हमें एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस ये रिलेशन प्रूव करना होता है या फिर सॉल्व करना होता है। सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ढूंढ लेंगे अल्फा प्लस बीटा के ऊपर से, और राइट हैंड साइड की वैल्यू ढूंढ लेंगे एबीसी के ऊपर से। दोनों आंसर हर बार कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर आंसर सेम है तभी ये रिलेशन सही है ऐसा बोल सकते हैं, वरना बोला जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ्स में बहुत क्वेश्चन आता है ये वाला
कि भाई आपके पास जो जीरोस दिए उसके रिलेशन चेक करने अपने को अल्फा बीटा वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, ये स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत काम की। सबसे पहली कुछ आइडेंटिटीज मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, कैसे डिराइव होगी वो भी बता रहा हूँ। कि सबसे पहले जैसे कि है 1/α + 1/β, अगर मुझे ऐसा कुछ फाइंड करना हो तो सर इस वाले केस में मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा सर ऊपर जाएगा, अल्फा इधर आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा, और डिवीजन में क्या होगा, अल्फा बीटा। इसको अगर अपन सही से लिखे तो ऐसा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला है हमारे पास -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a, वैल्यू पुट करनी है फिर। चलो उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है ऐसा कुछ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा। अब सर ये वाला फॉर्मूला आया कहां से, देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूं, समझो ठीक है, ये उसका डेरिवेशन है। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या मिलेगा सर, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a और b की जगह अल्फा और बीटा ने लिया और कुछ नया नहीं हो रहा सर, हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, दोनों इकट्ठा रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा को सामने भेज देंगे। अगर ये 2 अल्फा बीटा सामने चला जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, उसमें से 2 टाइम्स अल्फा बीटा माइनस हो जाएगा, तो सामने क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया भाई। चलो तीसरा हमारे पास ऐसा कुछ है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, पहले ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढने का तरीका तो आपने ये बता दिया, तो यहाँ पर से अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढ लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक फ्रैक्शन वाली भी आती है आइडेंटिटी। अगर समझो आपको ऐसा कुछ दिया है कि 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो सर यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा है, यहाँ पर 1/α स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यहाँ पर से मिल जाएगा, ये रहा हमारे पास। चलो उसके बाद एक और आइडेंटिटी है भाई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, अल्फा जाएगा अल्फा के साथ, तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम एचसीएफ लेना आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आगे की मेन 3-4 चीजें हैं, उतनी आइडेंटिटीज याद रहेगी तो उस टाइप के क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, उससे ज्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं होते स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आता है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, तो उसके लिए आपको 2 मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। सर कौन सी 2 चीजें हैं, पहली चीज है अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ 0 पता होना चाहिए। दूसरी चीज है अल्फा इंटू बीटा। उसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, तो अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है तो वहां पर से आप पॉलिनोमियल बना सकते हो डायरेक्टली। पॉलिनोमियल बनाने का भी एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले करण सर को याद करो, के रख दो, कांस्टेंट होता है एक अपना, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाली साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर के तुरंत बाद क्या आता है, माइनस आता है, प्लस नहीं आता। अपन जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखने के लिए हैबिचुअल है, हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर आएगा सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इक्वेशन बनाना है तो सामने 0 होना चाहिए। तो ये है अपना मेन फॉर्मूला। अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है कि भाई समझो मेरे पास जीरोस है या फिर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू रखनी है। यहाँ पर वैल्यू कौन सी रखी जाएगी भाई, अपने जीरोस का सम रखा जाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा, प्रोडक्ट रखा जाएगा। दूसरी एक चीज,
कभी भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं रहने देने की, उसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम एलसीएम लेके सामने भेज देने का, ठीक है। सिंपलर फॉर्म में होना चाहिए, कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड वालों के लिए पॉलिनोमियल बनाने वाला क्वेश्चन एक्सटेंडेड होता है कि पहले आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं, वहां पर से दूसरा अल्फा प्लस बीटा निकाल के पॉलिनोमियल बनाना होता है। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, के आएगा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर कौन सी साइन आएगी माइनस, माइनस के बाद हमें लिखना है सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना इंपॉर्टेंट है, जीरोस होंगे तो आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकते भाई कि अल्फा इधर रख दिया बीटा इधर रख दिया, आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, समझो अगर आपको ऐसा दिया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 1, अल्फा इंटू बीटा दिया है 2, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या बनेगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आएगा 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर आ गया 2 इज इक्वल टू 0। तो सर ये आसान है ना, फ्रैक्शन वाला दिया हो तो एलसीएम एचसीएफ लेके फिर चीजों को सामने शिफ्ट कर देने का, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो दिया है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, क्वेश्चन में उसी तरीके से सेपरेटली आपको अल्फा और बीटा भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रहे। चलो अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। सीबीएसई के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है, बहुत सारे 2025 के ही है, ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड 9। सर सम ऑफ जीरो दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है 0, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -9 रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, जो भी पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर रहा है उसके हमें क्या ढूंढने हैं, जीरोस भी ढूंढने हैं। तो सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। चलो सबसे पहले अपन पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होगा कि ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -9 इज इक्वल्स टू 0 सर। सो विच मीन्स k इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0। तो सर ये आ गया अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें पूछा है कि सर इसके जीरोस भी तो ढूंढना है। ऐसा जीरो ढूंढना देखो बड़ा आसान काम है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 0 है हियर। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो, सॉरी अपना जो अपन पहले वाले जो जीरोस फाइंड करना सीखे थे कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। चलो k सामने चला जाएगा, कांस्टेंट है 0 ही हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा प्लस और -3। तो ये हो गए अपने पॉलिनोमियल के दो जीरो, अल्फा इज इक्वल टू +3, बीटा इज इक्वल टू -3। दिस टू आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बेसिक में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, याद रहे भैया, ठीक है। चलो ये भी उसके जैसे ही क्वेश्चन है, क्या दिया है देखो तो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड -6, ठीक है। हमें क्या बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, यानी कि वो फॉर्मूला याद आना चाहिए तुरंत दिमाग में, k फॉर करंट सर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, एक तो सर सम दिया है और दूसरा क्या दिया है प्रोडक्ट। दोनों जो मेन चीजें हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, वो हमारे पास गिवन है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी दिया गया है जो कि है 5, अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है जो कि है -6, ठीक है। और हमें यहां पर से एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला था k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 को मल्टीप्लाई किया जाएगा x के साथ और प्लस करके अपन क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू के सामने लिख देंगे 0 ही है, ठीक है। इक्वल्स टू के सामने 0 लिखिए, ठीक है, वो भूलना मत, तो क्या आपको आसानी रहे। चलो k एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है सर 5x, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -6 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हो गया काम सर, ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया,
हाँ, पॉलिनोमियल का ये बड़ा इजी है, ठीक है, याद रहे, ये चीज आनी चाहिए, बड़ा सिंपल टॉपिक है। अच्छा, अब हमें सर एक और चीज बोली है, फाइंड द जीरोस, इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं। अच्छा सर, जीरोस फाइंड करने के लिए तो बड़ा आसान काम है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट के इंटू, ठीक है, ये अपना मेन पॉलिनोमियल है, इतना जो पार्ट है इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, के तो सामने चला जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा सर, लास्ट टर्म है नेगेटिव, a इंटू सी करेंगे, 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 5 मिले, ठीक है, लास्ट टर्म देखो नेगेटिव है, वो पूरा ब्रैकेट अपने को फ्लो चार्ट याद होना चाहिए कि सर 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 5 मिले, गलती से भी 3 2 लिख के मत आ जाना, 3 + 2 5 होता है, हमें प्लस नहीं करना, हमें माइनस करना है, याद रहे। तो यहां पर होगा 6 1 जा एक्स स्क्वायर 6x 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म माइनस है तो बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, सर दो दो की जोड़ियां बना देंगे अपन लोग, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x में से कॉमन निकलेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 6 और प्लस 1 कॉमन निकलेगा, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सर पहला फैक्टर क्या आया, x माइनस 6 आ गया, बल्ले बल्ले, दूसरा फैक्टर x प्लस 1, अरे सर एकदम फुद्दू क्वेश्चन है ये तो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भैया। चलो तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस 6, या तो फिर x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो इस प्रकार के बड़े ही तुच्छ क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इजी होगी सॉल्व करने के लिए, बेसिक मैथ्स वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, स्टैंडर्ड वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, उनके क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ, केस स्टडी भी आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, find the zeros of the polynomial p of x is equals to 3x square minus 2x minus 1 and verify the relationship between the zeros of p of x and the coefficient of the p of x, ठीक है। हमें पहला काम क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है उसके रूट्स फाइंड करने, रूट्स यानी कि अपने अल्फा और बीटा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, अल्फा और बीटा ढूंढेंगे और फिर वहां पर से हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, उनका जो रिलेशनशिप था जो, ठीक है। अपन तो ढंग से रिलेशनशिप बोल भी नहीं पा रहे, सोचो कैसी हालत है अपनी। अच्छा तो हम सबसे पहले सर रिलेशन के बारे में जाते हैं, रुको मेरे को पेन सेट कर ले, अच्छा पेन सेट ही है, डन। चलो तो सबसे पहले हमें बोला है पॉलिनोमियल है अपना 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो जीरोस फाइंड करने के लिए सर अपना फैक्टराइजेशन मेथड क्या कर देते हैं अपन, पहले तो देखते थे लास्ट टर्म की साइन, लास्ट टर्म की साइन है माइनस, देख लिया, डन है। सेकंड स्टेप, a की वैल्यू को और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है सर, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 2 मिले सर 3 1 जा, तो बड़ा आसान है सर ये तो जीरोस फाइंड करना, 3x स्क्वायर 3x 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म माइनस है तो बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, इन दोनों में से कॉमन निकला 3x, अंदर क्या बचेगा भैया देख लो, x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 1, तो अंदर बचेगा x माइनस 1। तो अपना जो पॉलिनोमियल है सर उसके दो फैक्टर निकलेंगे, पहला फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 1 हो गया, दूसरा फैक्टर बताओ क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा सर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब के x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, या तो फिर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। भैया समझ आ रहा है, ठीक है, हाँ चलो डन है। -1 को भेज देते हैं सामने, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा सर। यहां पर हम क्या करेंगे, 3x है, +1 सामने का है सर, वो हो गया -1, और अगर मैं 3 को डिवीजन में भेजूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/3। तो सर हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आया 1, बीटा इज इक्वल टू हुआ -1/3, एक 0 को अल्फा नाम दे दिया, एक को बीटा नाम दे दिया भैया। सर ए बी सी की वैल्यू भी लिख डालो, सी में इधर कहीं पर लिख देता हूं भैया। चलो ए की वैल्यू क्या होगी सर, ए यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज 3, बी यानी कि x का कोएफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म अपना है -1। ओके
चलो अभी रिलेशन की बात करते हैं सर। जो पहला रिलेशन था वो था अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो। क्या होता है सम ऑफ जीरो? माइनस बी बाय ए। चलो इसकी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। एलएचएस में हमें क्या दिया है सर? लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा को प्लस करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास सर? ये लिख दी हमने 1। बीटा की वैल्यू क्या है? -1/3। सर एलसीएम ले लो इधर, 3 1 हो जाएगा 3 - 1/3। 3 - 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये हमें मिला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल रहा है 2/3। चलो राइट हैंड साइड में भी चेक करते सर। राइट हैंड साइड में क्या मिलता है देखते हैं। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला क्या है? -b/a है सर। तो माइनस तो पहले से था। b की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही b की वैल्यू -2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 3। सर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या मिलेगा? 2/3। ये हमें वैल्यू मिली सर राइट हैंड साइड की। सर एलएचएस भी 2/3 था, आरएचएस भी 2/3 है, मतलब कि हो गया रिलेशन प्रूव। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। भाई दोनों की वैल्यू कैसे मिल रही है? सेम मिल रही है। तो पहला रिलेशन तो सेट हो गया सर। दूसरा रिलेशन क्या था हमारा सर? प्रोडक्ट ऑफ जीरो था, हमारा थोड़ी था, जीरोस का था कोएफिशिएंट के साथ। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। चलो इसमें भी वैल्यू पुट करते भैया। एलएचएस में क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू है 1। बीटा की वैल्यू -1/3। 1 इंटू -1/3 होगा -1/3 सर। एलएचएस रेडी है, आरएचएस रेडी है? नहीं है सर, रेडी कर देते हैं। क्या है? C/A। C की वैल्यू किधर गया? ये राशि C रहा -1, A रहा अपना 3। आ गया सर सेम सेम। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई? तो एकदम आसान क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छा होना चाहिए। रिलेशन के फॉर्मूला तो आपको याद रह जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। चलो आगे बढ़ते भैया। क्या दिया है? सेम उस टाइप का क्वेश्चन देखो क्या दिया है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ढूंढने हैं तो इक्वल्स टू 0 टाप दो सीधा। पहले जीरो ढूंढ देते, बाकी सब काम बाद में करते हैं। क्या दिया है? 90² -60 + 1 इज इक्वल्स टू 0। सर लेट लिख दो। ओके चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लास्ट टर्म है पॉजिटिव, डन है सर। a इंटू सी, 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9 सर। 9 के ऐसे फैक्टर, 9 ऐसा किसके टेबल में आता है कि जिसको प्लस करने पर 6 मिले? 3 3 जा 9 सर। 3 + 3 6 हो जाएगा। तो हो गया सेट 90² 3t 3t + 1 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट टर्म पॉजिटिव था, वो लेफ्ट साइड वाला डब्बा पकड़े थे अपन लोग। तो लेफ्ट साइड वाले डब्बे में अपन ने क्या बोला था कि अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो दोनों को मिडिल टर्म की साइन दे दो सर, बिना सोचे। माइनस है तो दोनों को दे दो माइनस, प्लस हो तो दोनों को दे दो प्लस। एक बार नहीं समझ आ रहा तो क्रॉस वेरीफाई कर लो। -3t -3t हो जाएगा -60, ऊपर वाले जैसा सेट होना चाहिए। चलो 3t कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3t - 1। सर ये थर्ड टर्म माइनस है तो इधर माइनस आएगा। 3t और 1 में कुछ कॉमन नहीं है तो अंदर बचेगा 3t - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर हुआ 3t - 1, दूसरा फैक्टर भी 3t - 1। सर सेम सेम फैक्टर, यानी कि एक ही टाइप का जीरो है, ठीक है, अलग अलग रूट्स नहीं है, दोनों अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम ही मिलेगी। सो 3t - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3t - 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो -1 सामने जाएगा तो हो जाएगा +1, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में। तो t की वैल्यू t/3 मिली, या तो फिर t की वैल्यू 1/3 मिली। तो मतलब इस केस में सर अल्फा भी 1/3 है, बीटा भी 1/3 है। चलो a b c की वैल्यू लिख देते हैं सर पहले। देखो तो भैया a की वैल्यू क्या है सर? t² x² या t², सेम चीज। स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट लेता है। t का कोएफिशिएंट क्या है? -6 और कांस्टेंट में हमारे पास +1। ओके आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। चलो रिलेशन को वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन था क्या? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था? -b/, ये सारी चीजें लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड में आप अपना पेपर पहली बार रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने, आप अपने प्रैक्टिस में 1000 बार ये चीज लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
पर बोर्ड के पेपर में छोटे से छोटी डिटेल्स अगर आपको 80 on 80 स्कोर करने हैं तो हर एक छोटे से छोटी चीज आपको वहां पर रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज है आप अपने पेपर का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रखते हो, ठीक है, कैलकुलेशन कितनी प्रिसाइजली करते हो, कितना नीट एंड क्लीन आपका डायग्राम है, आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती है पेपर में, और बोर्ड में ये सारी चीजों को अच्छे से सिंप्लीफाई करना। चलो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 1/3, बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, 1/3 प्लस 1/3 2/3 से आ गया LHS। RHS में है सर हमारे पास -b/a। चलो माइनस b की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, b की वैल्यू भैया b की वैल्यू देख लो, b है किधर है, ये रहा b है -6। a कितना है भैया, a किधर गया, a रहा 9। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो आंसर में आ गया 2/3। इधर भी आंसर 2/3 मिल गया, इधर भी 2/3 हो गया। वेरीफाई भैया, रिलेशन टकाटक रिलेशन है, LHS इज इक्वल टू RHS है। ओके चलो दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इनटू बीटा, फॉर्मूला है C/, LHS में वैल्यू पुट करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। अल्फा की वैल्यू है 1/3, बीटा की वैल्यू 1/3, 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9। RHS की बात करते हैं, RHS में है C/A, C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू है 9। तो यहाँ पर भी सर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। डन है भैया, आसान आसान एकदम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लोड नहीं है। चलो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं क्या बोला सिर्फ जीरोस ही फाइंड करना है, ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन में अपने को सिंप्लीफिकेशन अच्छे से आना चाहिए। जब भी कभी फ्रैक्शन दिया हो पहले एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर हटा दो उसकी जगह से। एक बार जब पूरा सिंपलर फॉर्म में होगा तो आपको सॉल्व करने में मजा आएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में लोचे नहीं होगी, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन ऐसे नीचे कुछ लबड़ता हुआ हो वो नहीं रखने का, ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेके वो नीचे वाली चीज सामने फेंक देने की, जीरो के साथ ही जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। चलो जीरोस फाइंड करना है, बड़ा आसान है, पहला काम कर लेंगे। अच्छा इक्वल्स टू जीरो नहीं दिया, जीरोस ढूंढने के लिए सामने जीरो लिखना पड़ेगा सर। सो x स्क्वायर माइनस 4/3x माइनस 4/3 इज इक्वल्स टू 0। चलो एलसीएम सर बड़ा आसान है, डिनोमिनेटर देख लो, ठीक 3 है, इसके पास 3 नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाला 3 सामने जाके 0 ही होने वाला है, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं होगा ज्यादा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करो, ऐसा तो वीडियो पॉज कर दो, देखो क्या आप खुद से लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो 3 इंटू 4 12, 12 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन कितना मिले 4 मिले। सर 6 2 12 हो जाएगा, बड़ा आसान है। 3x स्क्वायर 6x 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म माइनस है, बड़ा माइनस छोटा प्लस, 3x कॉमन, x माइनस 2 आ गया सर, आया ना, सही है, ओके। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहेगा देखो तो, सर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर इधर है हमारे पास x माइनस 2, इधर है हमारे पास 3x प्लस 2, तो याद नहीं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या तो फिर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो माइनस 2 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ पर प्लस 2 सामने जाएगा तो माइनस 2 और 3 जाएगा डिवीजन में। तो आ गए हमारे दो रूट्स भैया, ठीक है, आसान सा फुद्दू सा क्वेश्चन है। क्या सर ये बोर्ड वाले तो इतने, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ धमाकेदार लग रहा है, क्या दिया है देखो, if p and q are the zeros, p और q अपने पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस है, then find the value of 1 minus p into 1 minus q। अगर हमारे पास p और q जो है ये दोनों अपने पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस है। अच्छा अपना पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ y के फॉर्म में दिया है 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2, ठीक है।
चलो दो तरीके से कर सकते हैं, तो आप पहले डायरेक्टली जीरोस फाइंड कर लो, जीरोस फाइंड करके वैल्यू पुट करो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम जीरोस फाइंड करने बैठे तो देखो क्या होगा, 21 इंटू 2, 21 2 होगा 42, 42 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सब्ट्रैक्शन 1 मिले तो होगा, 6 7 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जीरोस फाइंड करके पहले पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। लेट 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें फैक्टर्स में क्या मिला भाई, 6 7 जा मिला था, 6y 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म माइनस है, बड़ा फैक्टर माइनस, छोटा फैक्टर प्लस, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा सर 3y, तो अंदर बचेगा 7y प्लस 2, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, अंदर बचेगा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आया 7y प्लस 2, दूसरा फैक्टर आया 3y माइनस 1, विच मीन्स 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलो प्लस 2 सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये हो गया माइनस 2/7 और माइनस 7 सामने गया तो प्लस 7, डिवीजन में आ गया 3। तो सर हमारे पास दोनों अपने रूट्स मिल गए। अब इन लोगों ने रूट्स को अल्फा बीटा की जगह पर पी और क्यू नाम दिया, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2/7 और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/3। चलो वैल्यू पुट कर देंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू की। सो 1 माइनस पी की वैल्यू है माइनस 2/7, 1 माइनस इसकी वैल्यू है 7/3। चलो सर सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2/7, यहाँ पर अपन एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 7/3, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 7 1 जा 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9/7, 3 माइनस 7 क्या होगा माइनस 4/3, 3 से कटेगा ये, 3 3 जा 9, तो ये होगा 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12/7। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या दिया हमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है x² - 5x + 4, पॉलिनोमियल दिया है हमें x² - 5x + 4। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जीरोस मिल सकते हैं, ये ऐसे पॉलिनोमियल्स है, मतलब जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन उन सब में जीरोस मिल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जीरोस ना भी मिले, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जीरोस ना निकल रहे हो, कुछ रूट वाले आंसर आ रहे हो या फिर कुछ अजीबोगरीब वैल्यूज मिल रही हो, तो उस केस में सर हम डायरेक्टली आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी यूज अपने को आना चाहिए, दोनों तरीके से अपन प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो उसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो जैसे कि पहले सर ए की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें जीरोस ही नहीं फाइंड करने, बिना जीरोस फाइंड करे अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो ऐसे होगा, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। हमें फाइंड करनी है वैल्यू 1/अल्फा 1/बीटा -2 टाइम्स अल्फा बीटा। सर पहले आगे वाले दो जो है उसमें मैं एलसीएम लेके सर वो सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अपन आइडेंटिटीज पढ़े थे वो वाली, बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई इस वाले 1 के साथ तो अल्फा अपॉन अल्फा बीटा -2 टाइम्स। सर अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है c बाई, ये अल्फा प्लस बीटा सर फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो का माइनस b बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c बाई। चलो c और a की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल है सर, c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर से तो a उड़ी जाएंगे, ऊपर माइनस तो है, b की वैल्यू क्या रखेंगे भाई -5, डिवीजन में c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 -2 4 जा 8। अब गलती से भी 4 2 जा 8 कट मत कर दियो इधर, ठीक है, माइनस है मल्टीप्लाई नहीं है, ऊपर देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो 5/4 -8। सर एलसीएम ले लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 5 - 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाय 4, 32 में से 5 जाएगा तो बचेगा -27/4। ठीक है, तो विदाउट फाइंडिंग जीरोस भी आप अपने पॉलिनोमियल के ऐसे कोई अगर क्वेश्चन दिए हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको रूट्स इजीली मिल रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत बड़े नंबर का हो, अपने को फटाफट क्वेश्चन खत्म करना है, तो अपने को ये आइडेंटिटी सारी पता होनी चाहिए, ठीक है, ये डिराइव करनी आनी चाहिए। चलो उसके बाद वाले क्वेश्चन में दिया हमें
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा फाइंड करना है। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये अपना मेन पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर काम करेंगे। चलो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू होगी -6, c की वैल्यू होगी 1। हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई, तो ये होगा माइनस बी प्लस सी अपॉन ए। चलो माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 5, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7/5। ये आया आंसर सर। ये क्या है यार, क्या मस्त मस्त क्वेश्चन आता है यार तुम लोगों के, मजे है तुम लोगों के। चलो ये एक अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, 2023 में पूछा गया। क्या दिया है, इन अ पूल एट एन एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, उसकी हमें स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इट्स हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स, t सेकंड के बाद उसकी जो हाइट है, हाइट हमें इस हिसाब से दे रखी है। हाइट के लिए हमें एक फंक्शन दिया है, क्या दिया है 20t माइनस 16t स्क्वायर। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो पहला क्वेश्चन हमें बोला है कि हमें जो पॉलिनोमियल दिया है इसके जीरोस फाइंड करने हैं। सर जीरोस फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल्स टू में जीरो लिख देंगे, 20t है ना, t20 होता है 20t, t20 अभी चालू हो जाएगी भैया, 20t माइनस 16t स्क्वायर, उसके इक्वल्स टू ले लिया 0। चलो दोनों में से क्या कॉमन आएगा सर 40 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 5 माइनस 40, ऐसे कुछ बचेगा 40 अपन ने कॉमन निकाल दिया है, ये t और ये t, दोनों में से एक t बाहर निकल गया, 4 बाहर निकल गया, तो यानी कि सर या तो 4t इज इक्वल टू 0 होगा या तो फिर 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0 होगा। चलो 4t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या होगा 0। सर ये तो आसान था। ओके, यहाँ पर सर प्लस 5 सामने जाएगा तो क्या होगा माइनस 4t इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस तोड़ गए, t इज इक्वल टू 5/4। तो ये दो जो टाइम है उस टाइम पर उसकी हाइट क्या हो जाएगी सोचो। सर ये जीरोस है, मतलब कि अपना जो फंक्शन था, अपना फंक्शन ये था h इज इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर, मतलब कि सर जब 0 सेकंड होगा, अरे भाई ये क्या हो गया, जब 0 सेकंड होगी तब तो सीधी बात है उसकी हाइट 0 ही होगी। ठीक है, डॉल्फिन ऐसे ऊपर कूदेगी, छलांग मारेगी, फिर वापस नीचे आएगी, एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जैसा कुछ लगेगा। तो यहाँ पर अगर t की वैल्यू 0 है तो हाइट उसकी 0 होगी। 5/4 सेकंड जितना टाइम होता है तो वो वापस नीचे वापस आ जाती है, तो तब भी उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आगे क्या बोला मैं क्वेश्चन में, विच टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट p ऑफ t। ये p ऑफ t जो है वो कैसा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। सर t स्क्वायर के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पर a की वैल्यू देखो कैसी है, a की वैल्यू है -16 विच इज लेस देन 0। अगर किसी अपने पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो अपन छतरी बंद कर देते थे, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला तो मिलेगा ही, ग्राफ विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। चलो क्लियर है, याद रहेगा इतना कि अगर कोई ऊपर की डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला। चलो आगे क्या दिया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इज इक्वल्स टू 1/2। t की वैल्यू अगर 1/2 होगी तो h क्या मिलेगा। सर सिंपल है, ये भी t की वैल्यू हमें क्या लेनी है 1/2 लेनी है। ये रहा अपना पॉलिनोमियल, कहा गया h इज इक्वल्स टू 20, t की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस 16 इंटू टी स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर। सर ये तो कटेगा 2 10 यहाँ पर 16, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। सर ये भी कटेगा, 4 4 16, सो 10 माइनस 4 क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितनी होगी उसकी उस टाइम पे 6 सेंटीमीटर। आगे लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन, कि वापस पानी में
वो जो वाटर लेवल को हिट करती है, जैसे कूदेगी जैसे कूद का मारा और वापस से पानी में कूदी। अब उस टाइम ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब सर डिस्टेंस है, टाइम है, तो हमारे पास एक बेसिक सी चीज आती है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है ना। सर डिस्टेंस तो हमारे पास फाइंड करना है, स्पीड हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, पर टाइम का क्या, टाइम कहां से लाए? देखो टाइम मिल गया आपको ऑलरेडी 5/4 है। सर ये कहां से मिला, ये कब जादू हुआ? देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि ये आपका समझो, ये आपका स्विमिंग पूल है, ठीक है, इधर अपनी मछली है, मछली जल की रानी, ठीक है, ये अपनी डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन इधर से कूदेगी और कुछ टाइम के बाद वापस इधर आ जाएगी। सर ये दो जीरोस होंगे अपने, आया ना, अपना जो h फंक्शन है, जो अपना हाइट है, सर उसके दो जीरोस हमने ढूंढ लिए, एक जीरो है जीरो और दूसरा क्या है 5/4, मतलब कि 5/4 सेकंड के बाद अपनी डॉल्फिन जो है वो वापस से पानी में आ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं हम, क्योंकि तब अपने को h क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ये जीरो है उसका मतलब कि सर जब टाइम कितना होता है 5/4 सेकंड होता है, तब क्या होता है डॉल्फिन वापस पानी में आ चुकी होती है, यानी कि जीरो से लेकर 5/4 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमें फाइंड करना है। टाइम आ गया 5/4, ये 5/4 वाले ब्रैकेट को भेज देते हैं अपन सामने सर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, 4 5 जा 20, 5 5 जा हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इतना कुछ डिस्टेंस अपनी जल परी अपनी डॉल्फिन ने, ठीक है, ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है भाई, ज्यादा इस चैप्टर में कुछ टफ क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, पर फिर भी प्रैक्टिस तो चाहिए होगी। कितने प्रैक्टिस, उतने ही प्रैक्टिस के अपन जीरोस ढूंढ सके इजीली, अल्फा बीटा के फॉर्मूला याद रहे, ठीक है, रिलेशन वाला टॉपिक याद रहना चाहिए बेसिक वालों के लिए खास, और अगर ऐसा कुछ अजीबोगरीब केस स्टडी आता है तो अपने को छोटे छोटे की पॉइंट्स याद होने चाहिए कि ग्राफ कब अपवर्ड पैराबोला मिलता है, कब डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में, बोर्ड में बहुत ज्यादा टाइम है नहीं अभी, तो इनफ टाइम दो, इनफ प्रिपरेशन करो, कहीं पर भी कुछ भी हेल्प चाहिए किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, और लाइक करोगे तो सीधे सीधी बात है भैया रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है, अपना आशीर्वाद बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे, गुड बाय।